प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं उपेंद्र चौधरी, व्याख्याता, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पदमाड़ा कला, आपका पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, कल हमने हमारे एसएसटी के जो भूगोल की पुस्तक चलती है उसके पहले अध्याय के संसाधन एवं विकास के बारे में हमने पढ़ा कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है और संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। अब आगे अध्याय में हम भू संसाधन यानी कि मृदा संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। भू संसाधन यानी कि भूमि संसाधन या मृदा संसाधन। तो मृदा मानव जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण है संसाधन है। आर्थिक क्रियाकलाप इस मृदा संसाधन में बहुत सारे होते हैं, तो इसके बारे में देखिए हम। तो भारत जो आप देखेंगे कि भौगोलिक रूप से भी बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं और उसी आधार पर भारत को कई भागों में बांटा है, भौतिक विभागों में। तो भारत में जो भू आकृतियाँ हैं जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं और लगभग 43% भूभाग पर मैदान है जो कृषि योग और उद्योग के लिए विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र का 30% भाग है जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला है और इन पर्वतों से कुछ 12मासी नदियाँ निकलती हैं। जो 12मासी नदियाँ क्या होती हैं? जो वर्ष भर जो बहती हैं। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं 43% भाग जो है ये है मैदानी क्षेत्र है, 27% भाग पर पठारी क्षेत्र है और 30% भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है। अब जो भू उपयोग यानी कि जो हमारे पास जितनी भूमि है उसका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। तो अब इस डायग्राम में आप देखिए कि 1960-61 में लगभग 46.26% जो ये भाग है ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, जो अब 2014-15 में घटकर 45.5% हो गया। अब आप ये कहेंगे कि सर ये घटा कैसे? क्योंकि देखिए उस समय आर्थिक गतिविधियाँ कम थी, जनसंख्या कम थी, शहरों का विस्तार कम हुआ था। तो अब आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ने से, शहरों का विस्तार होने से, सड़कें बनने से, रेल मार्ग बनने से इस क्षेत्र में कमी आई है। और देखिए परती भूमि जो है लगभग 23.3% है। परती भूमि अन्य के अतिरिक्त जो है अन्य पुरातन परती भूमि, तो ये भी काफ़ी बड़ा हिस्सा है। इसमें ये परती भूमि नहीं है, 23.3% भाग जो है ये बच्चों, इसमें थोड़ा सा कलर में ये भी ग्रीन कलर था और ये भी ग्रीन। तो ये जो ग्रीन कलर है, जो गहरा ग्रीन कलर है, ये शो कर रहा है वन को। तो 18.11% भाग पर वन था जो अब बढ़कर 14-15 में 23.3% हो गया है। वैसे भारत की वन नीति के हिसाब से पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए कम से कम 33% भूभाग पर वन होना आवश्यक है। तो आज भी वन क्षेत्र में कमी है जिस हिसाब से पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए जो आवश्यक है। तो मुख्य रूप से हमें ये ध्यान रखना है कि कितने प्रतिशत भाग शुद्ध बोया गया है और कितने प्रतिशत भाग पर भारत में वन हैं। चल देखिए आगे डिटेल से इनका देखेंगे।
तो भू उपयोग में कैसे कैसे बांटा है? वन कृषि के लिए उपलब्ध भूमि, अब उसमें बंजर तथा कृषि योग्य भूमि है। गैर कृषि पर प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि में जिसका काम लिया जा रहा है। परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, जो परती भूमि तो ये होता है कि भाई जैसे एक खेती करते हैं तो एक वर्ष में 2 या 3 फसलें ली जाती हैं, तो एक बार एक फसल ना लेकर उसको खेत को खाली छोड़ दिया जाता है, तो उसको परती भूमि कहते हैं। लेकिन ये परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि है। तो इसमें स्थायी चारागाह है, अन्य गोचर भूमि है, विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों, उपवनों के अधीन जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र शामिल हैं। कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो। परती भूमि, वर्तमान परती भूमि जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे अधिक समय के लिए से खेती न की गई, उसको खाली छोड़ दिया गया। और वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन परती भूमि जहाँ 1 से 5 वर्ष से खेती न की गई। और शुद्ध नील बोया गया क्षेत्र 1 वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध नीवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, भारत में भू उपयोग के जो प्रारूप हैं, तो भारत की जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, परंतु इसके 93% भूभाग ही उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। पूर्वोत्तर असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र की जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत जो क्षेत्र है, यानी कि जो जम्मू कश्मीर है उसका कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के अधीन है जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, और चीन के क्षेत्र में जो अक्षय चीन का क्षेत्र है उसका हमारे पास डाटा उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार कुल 93% जो भूभाग है उसका डाटा उपलब्ध है। उसके आधार पर ये जो हमारा भू उपयोग का वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। जैसे पंजाब हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम। अब आप इनका अंतर समझ सकते हैं। पंजाब और हरियाणा मैदानी क्षेत्र में है, वन क्षेत्र भी यहाँ सबसे कम है, भारत के जितने भी राज्य हैं सबसे कम वन। और ये जो हैं पर्वतीय क्षेत्र हैं ये सभी, और यहाँ पर वन भी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो क्या कारण है जिसे बताया, तो एक चीज़ ये ध्यान रखना, जो वन नीति के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, यानी कि हमारे देश की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन क्षेत्र कितना होना चाहिए, भौगोलिक कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत, तो 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, हमारी वन नीति ये कहती है। अब देखिए, भूमि निम्नीकरण क्या है और इसके संरक्षण के उपाय क्या है। तो भूमि निम्नीकरण से तात्पर्य है जो मृदा में उपजाऊ तत्वों की जो कमी होती जाए और मृदा अनुपजाऊ बनती जाए, तो वो भूमि निम्नीकरण है। यानी कि भूमि की गुणवत्ता में या मृदा की गुणवत्ता में जो कमी आएगी वो भूमि निम्नीकरण कहलाएगी। और संरक्षण के उपाय हम वो करेंगे जिससे भूमि में ये उपजाऊ तत्वों की कमी ना आए, वो बराबर बनी रहे। तो हम देखते हैं इसमें भूमि निम्नीकरण के संदर्भ में क्या बात है। तो
मुख्य रूप से जो मृदा अनुपजाऊ होती जा रही है उसके क्या कारण हैं? तो देखो, एक तो खनन कार्य। खनन क्या होता है कि भूमि के अंदर जो खनिज है उनको खोद कर निकाले जाते हैं। तो खदानों में गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। अब क्या होता है, वर्षा ऋतु जब आती है, जब वर्षा होती है तो आसपास की मृदा पानी के साथ बहकर, जो उपजाऊ मृदा है वो बहकर उन खदानों में चली जाती है। तो इससे एक तो जब खनन करते हैं उसके ऊपर वन क्षेत्र होता है उनको काटा जाता है, और दूसरा फिर खुली छोड़ देते हैं तो उसमें मृदा के उपजाऊ तत्व पानी में बहकर चले जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से खनन के कारण तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का कारण। देखो, एक अति पशुचारण भी भूमि निम्नीकरण का कारण, यानी कि पशु को अधिक से अधिक चराएंगे तो जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो विकसित नहीं हो पाएंगे और पशु उनको खा जाएंगे। और पशु जितना ज़्यादा घूमे फिरेगा उनके पैरों से जो भूमि की जो ऊपरी परत है वो उखड़ जाती है, और जब जैसे राजस्थान में मरुस्थल है तो तेज़ हवाएं चलती हैं, उसके साथ मिट्टी उड़ती है, और जब वर्षा भी होती है तो उसके साथ पानी बहता है तो उसके साथ भी वो मिट्टी के कण बह के चले जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण किन राज्यों में हो रहा है, तो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और खनन कार्य के कारण, तो खनन कार्य के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो मध्य प्रदेश में दोनों में ही है, अति पशुचारण में भी है और खनन में भी। और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई। अब एक प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण का तीसरा कारण हो गया। पहला हो गया खनन, दूसरा हो गया अति पशुचारण और तीसरा हो गया भूमि निम्नीकरण का अधिक सिंचाई। ज़्यादा मात्रा में सिंचाई करने पर भी भूमि में उपजाऊ तत्वों की कमी आती। तो ये अधिक सिंचाई किसमें? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये नहरी क्षेत्र हैं और यहाँ पर पानी की अधिक मात्रा होती है, तो अधिक सिंचाई करने से भी भूमि की उपजाऊ तत्वता में, तो अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण की उत्तरदायी है, जिससे मृदा में क्या होती है, लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। यानी कि आप जहाँ ज़्यादा सिंचाई करते हैं आप देखेंगे पानी मिट्टी के ऊपर एक सफ़ेद सफ़ेद सी परत सी जमा हो जाती है, वो लवणीयता की निशानी है। तो खनिज प्रक्रियाएं, जिसमें मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर को पीसना, मृदा बर्तन उद्योग, चूने, खड़िया मृदा, सेल खड़ी प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है, और जब इसकी परत भूमि पर जम जाती तो इस मृदा को जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है, और इस कारण भी मृदा का क्या होता है, निम्नीकरण होता है। तो मुख्य रूप से ये समस्याएं हुई, खनन हो गया, अति पशुचारण हो गया, अति सिंचाई हो गई, और विभिन्न खनिजों की प्रक्रियाएं होगी, उद्योग धंधे हो गए, उसके कारण से ये भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो इनकी जो समस्याओं को सुलझाने के लिए तो मुख्य रूप से जैसे वन उन्मूलन हुआ है तो वनारोपण किया जाए, चारों गाहों का उचित प्रबंध किया जाए, पेड़ों की रक्षक
मेखलाएं यानी कि एक कतार में लगाए जाए। पशु चारण नियंत्रण किया जाए, रेतीली टीलों पर कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर करने का प्रयास किया जाए, जिससे भूमि का कटाव को रोका जा सके। और बंजर भूमि की उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात ही विसर्जित करके जल और भूमि के प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो यानी कि जो औद्योगिक जल परिष्करण यानी कि उद्योगों से निकलने वाले जल में जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको भी ठीक करके, पानी को रिट्रीट करके दोबारा मतलब उनमें से जो हानिकारक तत्व हैं उनको निकाल कर ही छोड़ा जाए, जिससे पर्यावरण भी, जल प्रदूषण भी ना हो और भूमि प्रदूषण को भी कम किया जा सके। तो देखिए प्यारे बच्चों, मृदा संसाधन तो मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में कई हजारों साल लग जाती है। तो ये देखिए, तो लाखों वर्ष लग जाती हैं। तो मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच यानी कि पर्वत, पठार, जो भी आकृतियाँ दिख रही, जनक शैल जिन शैलों से बन रही है, संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थों और समय मुख्य कारक है। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनद और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। और मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव में ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। तो मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व, उनकी रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर जो है मृदा का वर्गीकरण किया गया है। तो पहली देखिए जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा जो है सबसे महत्वपूर्ण मृदा है जलोढ़, यानी कि जल के द्वारा बहाकर लाई गई जो मृदा है वो जलोढ़ मृदा कहलाती है। ये मुख्य रूप से जिन क्षेत्रों से नदियां प्रवाहित होती हैं उस क्षेत्र में और उसके आसपास जो मृदा बनती है वो जलोढ़ मृदा कहलाती है और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा होती है। तो यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। तो वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। जैसे गंगा यमुना का जो क्षेत्र है जहाँ भी नदियाँ बहती हैं, तो यह मृदाएं हिमालय के 3 महत्वपूर्ण तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से बनी है। एक सक्रिय गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदान पर भी विशेषकर जैसे महानदी, गोदावरी और कृष्णा, कावेरी नदियां के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। यानी कि जो पूर्वी तटीय मैदान है ये नदियां भी वहां पर ले जाकर अपना डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा क्या होता है कि जब जैसे नदी अपने बहाव क्षेत्र से निकल रही है और जब जैसे मान लीजिए ये समुद्र है और इसमें नदी गिरने से पूर्व अब ये यहाँ पानी की मात्रा कम हो जाती है और ये कई शाखाओं में बढ़ जाती है और थोड़ा सा जो पूरी तट है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, इस कारण से जो पानी की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो इस नदियों के साथ जो मृदा बहाकर लाई जाती है वो कण यहाँ पर जमा हो जाते हैं
और जमा होने के कारण वो जो नदी समुद्र में गिरने से पूर्व जो मृदा वहाँ पर एकत्रित हो रही है तो वो डेल्टा कहलाते हैं। तो उनसे जो निर्मित जो मिट्टी है वो जलोढ़ मृदा ही कहलाती है। तो जलोढ़ मृदा बहुत ही उपजाऊ है। तो जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, मृत्तिका की विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी की मुहानों से घाटी की ओर ऊपर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक बार इस मानचित्र को आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि जैसे देखो, ये कक्षा 9th में आपने भारत का भौतिक प्रदेश पढ़े थे। तो उसमें जैसे आप देखेंगे ये जो ऊपर का जो क्षेत्र है ये था हिमालय पर्वतीय प्रदेश। तो देखिए यहाँ जो मृदा है, मृदा के प्रकार, ये पर्वतीय मृदा या वन मृदा है। तो इस क्षेत्र में जो ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये है पर्वतीय मृदा, ठीक है। जलोढ़ मृदा देखिए ये क्षेत्र है जलोढ़ मृदा का। यहाँ पर जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जो मुख्य रूप से गंगा नदी है, यमुना नदी है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इधर से आती है। तो ये ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित जो मैदान है। और जो ये पूर्वी तट है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा नदी, इनके द्वारा बना ये पूर्वी तट पर ये भी जो है जलोढ़ मृदा से निर्मित है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपसे पूछ सकता है भाई जलोढ़ मृदा भारत के किन किन राज्यों में। तो आपको भारत का मानचित्र पूर्ण रूप से आना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। तो जैसे ये तो अपना राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है, यहाँ पर हरियाणा है, यहाँ पंजाब है, यहाँ जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है ऊपर, यहाँ फिर उत्तराखंड है, फिर यहाँ उत्तर प्रदेश है, बिहार है। तो ये जो क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। लाल का लाल दिख रही है जो लाल और पीली मृदा है, ये तो लाल और पीली मृदा है इन क्षेत्रों में। और जो इस तरह की कलर में दिख रही है काली मृदा है। तो काली मृदा ये जो क्षेत्र है मुख्य रूप से जैसे गुजरात है, इधर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर ये कर्नाटक है। तो ये प्रमुख रूप से इस तरह की काली मृदा है। जो काली मृदा भी काफ़ी, इसी कपासी मृदा भी कहते हैं, काफ़ी उपजाऊ मृदा होती है। तो इनको जैसे एक तो ये जो काली मृदा है और एक जलोढ़ मृदा है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है उपजाऊता के आधार पर। तो अब चलिए हम आगे चलते हैं। मानचित्र का आप आराम से अध्ययन करेंगे तो मृदाओं के प्रकार और आपसे वितरण पूछ लेगा या राज्यों को पूछ लेगा, तो मानचित्र में हमें ध्यान रहेगा तो हम आसानी से उसको कर पाएंगे। तो नदी घाटों के ऊपरी भाग में ढाल के समय भी एक कण मोटे होते जाते हैं। तो एक चीज और, जलोढ़ मृदा को आयु के आधार पर ये ध्यान रखना, पुराना जलोढ़ को बांगर कहते हैं और नया जलोढ़ मृदा है उसे खादर कहते हैं। खादर और बांगर में क्या अंतर है? तो जो नवीन जलोढ़ जो प्रतिवर्ष लगभग नदियों में बाढ़ आती है और उसके कारण जो निर्मित होती हैं जलोढ़ मृदा, तो वो खादर के मैदान कहलाते हैं। और जो बांगर है, जो कई सालों से वहाँ नदियाँ बाढ़ नहीं आई हैं, पुराना जलोढ़ मृदा है, तो उसको बांगर कहते हैं। तो बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियाँ ज़्यादा होती हैं, खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। तो जलोढ़ मृदाएं
बहुत उपजाऊ होती हैं और अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं और इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाता है। और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है और सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। काली मृदा, तो देखिए काली मृदा का रंग जो है काला होता है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहते हैं। और काली मृदा को कपास की खेती के लिए भी उचित समझी जाती है और काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो कपासी मृदा किसे कहते हैं, तो हम कह देंगे काली मृदा को कहते हैं। तो यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा को बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस प्रकार की मृदाएं दक्कन के पठार, बेसाल्ट क्षेत्र में भागों पाई। मुख्य रूप से ये जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उससे जो लावा निकलता है, लावा से निर्मित जो मृदाएं पठारी क्षेत्र में, अधिकतर जो पठारी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर काली मृदाएं पाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारी भाग में पाई जाती हैं और दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की। तो काली मृदा बहुत ही महीन कण होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, तो नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो प्यारे बच्चों, जिस मृदा के महीन कण होंगे वो आपस में गुथे हुए ज़्यादा होंगे, ज़्यादा टाइट होगी और उसके अंदर पानी चला जाएगा तो अधिक समय तक वो नमी धारण करेगा, क्योंकि बारीक कण होने के कारण उसके अंदर हवा और सूर्य का प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता, इस कारण उसमें नमी ज़्यादा रहती है। और जो रेतीली मिट्टी होती है, जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है, उसके कण मोटे होते हैं, उनके अंदर गैप होता है तो उसमें वायु भी प्रवेश कर जाती है और सूर्य का प्रकाश भी प्रवेश कर जाता है। इस कारण जो उसके अंदर जो नमी है वो जल वाष्प बनकर उड़ जाती है, तो वो कम समय तक नमी धारण करती है। लेकिन काली मृदा सर्वाधिक समय तक नमी को धारण करने की क्षमता रखती है। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, चूने और पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। तो इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है और गर्म और शुष्क जो है मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इनमें अच्छी तरह से वायु मिश्रण हो जाता है और गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल होता है, इसलिए इनकी जुताई मानसून प्रारंभ से पहले ही कर दी जाती है, क्योंकि चिकनाई बहुत होती है इनमें। और लाल और पीली मृदा ये है दक्कन के पठारी भाग में, दक्षिणी हिस्सों में रेवदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है और ये मुख्य रूप से मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदानी छोरों और पश्चिमी घाट पहाड़ी में पाई जाती है। नेक्स्ट, लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर से बना है जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यहाँ भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन का परिणाम है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय, पीएच मान जो 6 से कम होता है। इनमें सामान्यतः पौधे के पोषक तत्व की कमी होती है और यह अधिकतर दक्षिण के राज्यों में, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें हम मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा जो है
वो लाल और भूरे रंग की होती है और ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं और कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जा सकता है। तो ये मुख्य तौर पर जो ये है पश्चिमी राजस्थान में इस तरह की ये मृदा पाई जाती है। वन मृदा, ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं और यहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है और इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टर होती हैं। तो मुख्य रूप से ये हिमालय क्षेत्र में मुख्य रूप से ये मृदा पाई जाती है। मृदा अपरदन और संरक्षण, यानी कि मृदा में जो अपरदन किसे कहेंगे, मृदा की जो ऊपरी जो परत है उसमें जो कटाव होता जा रहा है और वो अनुपजाऊ होती जा रही है, तो वो मृदा अपरदन कहलाते हैं। तो मृदा बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं। तो जैसे पहली बात ये थी मानवीय क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार इस भाग का संतुलन भंग होता है और उसके कारण मृदा का अपरदन बढ़ता जाता है। तो हिमनद और जल मृदा अपरदन, पवन हवा से, हिमनद से और जल से मृदा अपरदन करते हैं। तो बहता हुआ जो जल है, बहता हुआ जल मृतिकायुक्त जो है मुद्राओं को काटते हुए गहरी वाहिका बनाता है जिसे अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और उसे उत्खात भूमि, बैडलैंड कहते हैं। चंबल नदी में ऐसी भूमि को खड्ड भी कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र से ढके हुए ढाल के कारण नीचे की ओर बहता है और ऐसी स्थिति में ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती, इसे चादर अपरदन कहते हैं। तो देखो ये बच्चों, ये इस तरीके के जब ये पड़ जाती हैं कटाव, तो ये अवनालिका अपरदन का है और इसमें फिर ना तो जुताई हो पाती ना कृषि हो पाती है। तो जो ऊपरी परत अगर बहकर जाती है तो चादर अपरदन कहलाती है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्रों में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा था। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा का अपरदन, तो गलत ढंग से हल चलाने से, जैसे ढाल है तो ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाएंगे तो एक तरीके से नालिकाएं बन जाएंगी और जब वर्षा ऋतु आएगी तो उसमें पानी तेजी से बहकर आएगा तो वो मृदा कटाव। तो इसलिए ऊपर से नीचे की ओर जुताई न कर आड़ी उसमें या समोच्च रेखाओं के हिसाब से उसमें जुताई करना चाहिए। तो ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखीय जुताई, देखिए समोच्च रेखीय जुताई अब कैसे होगी, अब आपको दिखाएं। जैसे मान लीजिए ढाल वाला खेत है, ये मान लीजिए थोड़ा ढाल है, अब इस पर जुताई अगर ऊपर से नीचे की ओर करेंगे तो ये नालिकाएं बन जाएंगी और बहुत तेज गति से पानी बहकर आएगा। तो इसमें ऐसे जुताई ना करके समोच्च रेखीय जुताई इस तरीके से गोलाई में और इस तरीके से जो जुताई की जाएगी वो समोच्च रेखीय जुताई कहलाती है। तो यानी कि 8 के आकृति में या इस तरीके की, तो इससे पानी जो है धीरे धीरे, तो इस तरीके से ये समोच्च रेखीय रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल में जल के बहाव की गति कम होती है, इसलिए समोच्च जुताई कहा जाता है। और ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जाते हैं, यानी सीढ़ी नुमा सोपान कृषि, जैसे सीढ़ी नुमा करके तो वो स्पीड पानी की जो बहकर आए उसकी धीरे हो जाए, तो इसे सीढ़ीदार कृषि भी कह सकते हैं। तो ये काफ़ी मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। और फसलों के बीच में घास की पट्टियां लगाई जाएं, इससे भी
ये पवनों द्वारा जो मृदा का अपरदन होता है उसको रोकती हैं। तो ये इस तरीके की जो कृषि है उसको पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों की कतार लगाकर रक्षक मेखला बनाना पवन की गति को कम करता है और रक्षक पेटियों का पश्चिमी भारत में रेत की टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम ये हमारा अध्याय कंप्लीट हुआ है और इस का नेक्स्ट जो उसमें हम प्रश्नोत्तर लेकर आएंगे हम इसका, और आपकी जो वर्कशीट है उसको लेकर आएंगे। धन्यवाद। देखते और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और आपके लिए अच्छी से अच्छी अध्ययन सामग्री हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।